पेशकश 10 में है दम। बीजेपी ने सारे कयासों पर पानी फेरते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आखिरकार गोरखपुर शहर सीट से मैदान में उतार ही दिया है। हालांकि पहले जो जानकारी थी वो ये थी कि योगी आदित्यनाथ मथुरा से उतर सकते हैं या फिर अयोध्या से, लेकिन बाद में पता चलता है कि गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरने वाले हैं, जिसको देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर से उतारकर पूरे पूर्वांचल पर फतेह पाना चाहती है। इसको लेकर के सियासत भी अब गरमा गई है, लेकिन किस तरीके से और क्या कुछ हो रहा है अपनी रिपोर्ट के जरिए हम सब कुछ आपके सामने रखते हैं। के लिए बीजेपी का बड़ा दांव। योगी गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का पूर्वांचल प्लान। 2022 के सियासी संग्राम के लिए बीजेपी ने 107 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सूची में सबसे बड़ा नाम सीएम योगी का है। सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश ने कहा कि मथुरा अयोध्या से लड़ने की बात आ रही थी, अब बीजेपी ने उन्हें सीधे घर भेज दिया है। अब उन्हें गोरखपुर से वापस आने की जरूरत नहीं है। कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सामाजिक न्याय यही है, बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजना का लाभ मिले। अखिलेश के घर वापसी वाले तंज पर योगी के ऑफिस ने ट्वीट कर पलटवार किया है। सुनो बबुआ, 25 करोड़ प्रदेशवासियों को परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए समूचा प्रदेश ही उनका घर है और यही प्रदेशवासी 10 मार्च को उन्हें पुनः अपना अभिभावक भी घोषित करने जा रहे हैं। तुम्हारा क्या होगा बबुआ, तुम तो न घर के रहोगे और न घाट के। अब आपको सुनाते हैं गोरखपुर शहर से सीएम योगी के चुनाव लड़ने को लेकर वहां की जनता का क्या कहना है। नहीं, हमें तो बहुत खुशी है। गोरखपुर से पहले भी योगी जी लड़ चुके हैं चुनाव, लेकिन पहले सांसद के रूप में लड़ चुके हैं, अब विधायक के रूप में लड़ेंगे। तो योगी जी हमारे साथ हैं, इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की बात कुछ हो नहीं। खुशी क्या है सर, खुशी तो हमें बहुत है और साथ साथ में हमारे यहाँ के लोगों को भी खुशी है। योगी जी के गोरखपुर से लड़ने से और हम लोग को खुशी मिल रही है कि और भी तेजी से विकास बढ़ेगा। अब गोरखपुर शहर सीट का सियासी समीकरण भी जान लेते हैं। साल 2017 में डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते। गोरखपुर शहर विधानसभा सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा है। 33 सालों में कुल 8 चुनाव हुए, जिनमें से 7 बार बीजेपी और 1 बार हिंदू महासभा के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। साल 2002 में इस सीट से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल हिंदू महासभा के बैनर तले जीते, लेकिन जीतने के बाद ही वो बीजेपी में शामिल हो गए और वो तब से ही लगातार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर मंडल की 28 सीटों में से 23 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। लिस्ट आने से पहले चर्चा थी कि सीएम योगी अयोध्या या मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सीएम योगी गोरखपुर शहर सीट से मैदान में हैं। माना जा रहा है कि पार्टी ने पूर्वांचल में बड़ी जीत दर्ज करने के लिए योगी को गोरखपुर से उम्मीदवार बनाया है। योगी के यहाँ से चुनाव लड़ने से आसपास के जिलों में जरूर लाभ मिलेगा। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए प्लान पूर्वांचल के तहत बीजेपी ने योगी को गोरखपुर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। सोशल इंजीनियरिंग, अब आप सोच रहे होंगे भाई
सोशल इंजीनियरिंग किस तरीके से होती है जो बीजेपी कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपको बताती हूं कि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है और उसमें उसने दलितों को मौका दिया है, ओबीसी को मौका दिया है और साथ ही साथ महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया है। और इसी के साथ एक बड़ा दांव बीजेपी ने खेल दिया है और इसीलिए मैं कह रही हूं कि सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में करती हुई नजर आ रही है। तो 63 सिटिंग एमएलए को रिपीट किया है, 20 स्थानों पे बदला है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की बनने जा रही है। 2022 की जंग को जीतने के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 107 प्रत्याशियों की सूची में दलितों और ओबीसी समाज के लोगों को सबसे ज्यादा दांव लगाया गया है। पहली सूची में 43 प्रत्याशी ओबीसी समाज से हैं। दलित समाज के 20 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। 10 महिला उम्मीदवारों पर भरोसा जताया गया है। ठाकुर समाज के 20 तो ब्राह्मण समाज के 11 लोगों को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने पहले लिस्ट में 68% टिकट दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को दिया है। चुनाव को लेकर इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसको लेकर जब रिपब्लिक भारत ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी का सफाया तय है, बीजेपी आउट हो चुकी है। वहीं अखिलेश के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश से। दरअसल आप जिस प्रकार से विश्लेषण करें वो करें, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्व समाज के सभी जो कार्यकर्ता जिताऊ थे उनको हमने टिकट दिया है। पहले लिस्ट में बीजेपी ने अपने 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया। इसको लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा अब हम बीजेपी के किसी विधायक मंत्री को नहीं लेंगे, जिसका टिकट काटना है काट सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहें काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। कुछ लोगों को जनादेश पर नहीं जुगाड़ पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को जनता के समर्थन से जनादेश पर भरोसा है। तो ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जुगाड़ बनाम जनादेश होगा। और आपको हम बता दें अभी से कि उत्तर प्रदेश में जुगाड़ की सरकार नहीं, जनादेश की सरकार बनेगी, जनता के आशीर्वाद की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। इसलिए जो लोग जुगाड़ के जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि उनके जुगाड़ का पहिया पहले से हिल चुका है। 2022 में सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला चल दिया है। पहली लिस्ट में 43 ओबीसी और 20 दलित उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी में भगदड़ मचने से अखिलेश यादव बहुत खुश हो रहे थे। उनको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके सहयोगी ओबीसी समाज का वोट दिलाकर उन्हें सत्ता की रेस जिता सकते हैं। लेकिन बीजेपी के दांव ने अखिलेश समेत सभी विपक्षी दलों को चौंका कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए 2022 का संग्राम है और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि जुबानी हमले बोलने का दौर भी शुरू हो चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपने सुना किस तरीके से मायावती पर हमला साधा था, लेकिन अब करारा जवाब दिया है मायावती ने स्वामी प्रसाद मौर्य को। इस बीच चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। किस तरीके से, रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। उन्होंने किसी को फोन मिलाया, अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। मुझे लगता है भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं। यूपी में सियासी वार पलटवार अपने चरम पर पहुंच रहा है। चुनाव आयोग की रोक के बाद रैलियां तो नहीं हो रही है, लेकिन नेताओं की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती पर तंज करते हुए बयान दिया था कि मैं जिसका साथ छोड़ देता हूँ वो कहीं का नहीं रहता। स्वामी के बयान पर आज मायावती ने पलटवार किया।
हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है और वो एमएलए बना। ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। तो अब आप तो देखो उसकी लैंग्वेज, आप लोगों को मालूम है उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। वहीं चंद्रशेखर और अखिलेश यादव के गठबंधन पर बात नहीं बनी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। चंद्रशेखर जहां अखिलेश को दलित विरोधी बता रहे हैं, वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि वो साजिश के तहत उनसे मिलने आए थे। कि कभी भी दलित समाज के, पिछड़े वर्ग के लोगों के, मुस्लिम समाज के लोगों के हितों की रक्षा की बात आई तो मैंने राजनीति को प्रायोरिटी देते हुए महिलाओं की सुरक्षा की बात आई, मैंने उस मुद्दे को प्रायोरिटी दी और राजनीति पीछे छोड़ के वहां गया, लड़ाई लड़ा। लेकिन अब मुझे लगता है भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं, तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी, उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता, और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता। 2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। इस बीच सियासी वार पलटवार भी जारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जवाब देकर मायावती ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ एक दल बदलू ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव करीब आते आते नेताओं की जुबानी जंग और तीखी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब समय है अच्छी खबर का, यानी कि शुभ घड़ी आ ही चुकी है। जिस समय का एक लंबे समय से इंतजार था, वो समय भी नजदीक आ चुका है। 2023 में शुभ घड़ी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं क्योंकि राम मंदिर का जो कार्य है वो तेजी से जारी है, निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। और इस बीच हमें जानकारी ये मिली है कि श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने पहुंच सकेंगे 2023 दिसंबर के महीने से। राम भक्तों के लिए आया शुभ संदेश। भव्य मंदिर की नींव का एक हिस्सा पूरा, नजदीक आ रही शुभ दर्शन की घड़ी। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। मंदिर ट्रस्ट, इंजीनियर्स और सैकड़ों मजदूरों की अथक मेहनत से दिन रात मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। भारी भरकम मशीनें भी राम काज में जुटी हैं। इसी बीच रामलला के दर्शन के लिए आतुर भक्तों के लिए राम नगरी से शुभ समाचार आया है। समाचार ये कि मंदिर निर्माण के लिए 45 फीट नींव का कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरा हिस्सा जनवरी में तैयार हो जाएगा और दिसंबर 2023 में राम भक्त श्री राम लला के दर्शन का पुण्य प्रसाद ग्रहण कर पाएंगे। फाउंडेशन तैयार हो रही है। फाउंडेशन का एक हिस्सा पूरा हो चुका है और दूसरा हिस्सा जनवरी के अंदर तैयार हो जाएगा। आपके सामने उसका ढलाई हो रही है। बहुत तेज गति से और संतोषजनक प्रगति इसमें है और इसके बाद एकदम हम पत्थरों को जोड़कर प्लिंथ ऊंचा करने का काम शुरू कर देंगे। बताया गया कि राम मंदिर का गर्भगृह 10.5 मीटर लंबा होगा।
इसी गर्भगृह में रामलला की मूर्ति प्रतिष्ठापित की जाएगी। 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य स्वरूप कैसा होगा, इसकी झलक भी देख लीजिए। इस एनिमेशन वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे राम मंदिर के एक एक हिस्से को जोड़कर इसे विराट स्वरूप दिया जाएगा। अभी जो ये लेवल चल रहा है, इसका बाद हमारा स्टोन फिलिंग का लेवल है, ठीक है ना। तो स्टोन फिलिंग का जो लेवल चलते रहेगा, उसके लिए जो प्रोक्योरमेंट का जरूरत है, वो प्रोक्योरमेंट करने के लिए सब लोग पूरा साइट विजिट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण क्षेत्र में रखी इन शिलाओं को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि मंदिर कैसा भव्य होगा। देश की 4 बड़ी IIT की टीम ने राम मंदिर के निर्माण के लिए खाका तैयार किया है। मशीनों से ढलाई का काम किया जा रहा है। ट्रस्ट ने लोग काम को दिखाया जो रातकालीन होता है, और इस कार्य से हम सब प्रसन्न हैं, क्योंकि इस कार्य से जो है व्यापक संदेश जा रहा है कि इतनी तीव्रता के साथ और इतने आत्मीयता के साथ ट्रस्ट लगा हुआ है मंदिर निर्माण में, और यह कार्य जो है रात में भी चल रहा है, 24 घंटे कार्य चल रहा है, और इससे जो है दिव्य और मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने वाला और समाज जो है व्यापक संदेश जाने वाला है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 2023 में जिस प्रकार से ट्रस्ट कह रहा है कि रामलला विराजमान हो जाएंगे अपने गर्भ में, ये हम लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। अयोध्या में राम मंदिर जितना अलौकिक होगा, उतना ही तकनीकी रूप से समृद्ध, यानी ये मंदिर आधुनिक इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत पर इस समय की बड़ी खबर, कानपुर में भारी मात्रा में कैश मिला है। 50 लाख से ज्यादा कैश बताया जा रहा है। कानपुर लखनऊ हाईवे पर चेकिंग के दरमियान कैश मिला। गाड़ी में सवार शख्स से अभी भी पूछताछ हो रही है। इस समय की बड़ी खबर, 50 लाख का कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी जगह की जहां पर से 50 लाख कैश बरामद हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गौरव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, बिल्कुल बता दें, ये गाड़ी कानपुर से होते हुए लखनऊ की तरफ जा रही थी। जिस वक्त ये जो फ्लाइंग स्वेट की टीम थी, FST की टीम जिसको बोलते हैं, जिसको चुनाव आयोग खुद इनको इस टीम को बनाता है, और उस टीम ने इसको पकड़ा था, जिसके बाद इस गाड़ी में 50 लाख से भी ज्यादा का कैश पकड़ा है। 2 बैग पकड़े गए इस गाड़ी में, और जिसके बाद से लगातार जो टीम है वो इनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का नाम सामने नहीं है, लेकिन आपको अगर एक अहम बात इसमें बताएं तो एक्सक्लूसिव जो बात ये यही निकल कर आ रही है कि इस गाड़ी का जो नंबर था, आगे का नंबर किसी रैन के नाम से रजिस्टर्ड था, और वहीं गाड़ी की अगर जो पीछे नंबर प्लेट लगी थी, वो नंबर जो आ रहा था लिख करके, वो किसी एम्बुलेंस के नाम से रजिस्टर्ड था। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला पाएगा, जिसके बाद से लगातार जो FST की टीम थी वो पूछताछ कर रही है। उसके बाद अब यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर है उनको बुलाया गया, और उनसे लगातार पूछताछ जो वो है, जो लोग 2 शख्स पकड़े गए उनसे पूछताछ की जा रही है। कैश किसका था और कहां आप लेकर के जा रहे हैं। हालांकि शुरुआती जो जांच हुई थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया था कि ये जो पूरा पैसा है ये हम बिजनेस के लिए लेकर के जा रहे थे, किसी पार्टी को पेमेंट के लिए जा रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही, किस पार्टी को आप इतना कैश लेकर के जा रहे थे। क्योंकि जिस तरह से आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर जब चुनाव हो रही है और ऐसे में ये घटना महत्वपूर्ण हो सकती है, इसकी जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, और रिपब्लिक भारत पर हर बड़ी खबर हम इसी तरीके से सबसे पहले आप तक लेकर आते रहेंगे। यहां रुको एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।